ये दारू ना पहले बुजुर्ग का सम्मान रुक दो जी पलटन जा घुमाई लेना पड़ेगा डालो अच्छा पैर पे चलिए बस एक बार सारे डाल लो अंदर जी इधर इधर हाथ लगा लो थोड़ा सा इधर आ जाओ हाथ लगा लो तुम आ जाओ ले लो आप लो आई आई भाई बस जी बस बस ठीक हो सभी को जलमाना निवासियों को मेरा जय वाल्मीकि जय भीम। आज ले लो यह कॉन्फ्रेंस यूजीसी को लेके आदरणीय रोशन बिड़लाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार संगठन से आज ये यूजीसी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और आप सब यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि आज पूरे देश के अंदर संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसलिए आज मैं इस बैठक के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त देशवासियों को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस देश का युवा, इस देश का हर बुजुर्ग, हर नौजवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चले और समाज में देश का नाम रोशन करे। साथियों, आप सभी को पता है कि देश के अंदर एक बहुत ही बड़े विषय और गंभीर विषय को लेकर पूरे भारत के अंदर एक चर्चा है, एक शोर है और वो शोर सिर्फ शोर नहीं बल्कि समाज को जगाने वाला हरियाणा यानी पूरे देश के अंदर यूजीसी मामले को लेकर अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ लोग यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज पानीपत जिले की समालखा विधानसभा के गांव जलमाना में ये संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार संगठन के द्वारा यूजीसी के समर्थन में पहली कॉन्फ्रेंस या पहली बैठक में इसको कुंभा की आयोजित की गई है और हरियाणा की अलग अलग स्थानों पर संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार संगठन यूजीसी के समर्थन में बैठकें करेगी और बैठक के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से आग्रह करेगी कि यूजीसी को जिस प्रकार से लाया गया था उसी को उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन करके उसको पुनः लागू किया जाए। इसके लिए समस्त एससी, बीसी, माइनॉरिटी और जो हमारी जनरल बिरादरी है वो सभी के लिए लाभदायक है। तो कुछ लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जाति पाति से ऊपर उठकर मेरी बात को गौर से सुने। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये जो सरकार द्वारा एक राजपत्र घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा, जो यूजीसी का जो बिल लाया गया है,
इसके माध्यम से लाया गया है, वो सारी बातें इसके अंदर हैं जो भारत सरकार यूजीसी बिल के अंदर लेके आई। तो उस बिल के अंदर क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें इस बिल के बारे में जानना है कि ये बिल है क्या। यूजीसी जिसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसका मतलब बनता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब इसका कार्य क्या है, इस कार्य के लिए मैं आपको बताऊं, यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के मानकों का सामान्य एवं निर्धारण करने के लिए अधिदेश एवं सशक्त किया गया है। इसमें यदि भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्णतः समता एवं समावेश को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, आप मेरी बात को गौर से सुने, उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों की जो हमारे जो डिसेबिलिटी, जिन्हें हम विकलांग भी कहते हैं, दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। इस मिशन इस यूजीसी बिल का ये मुख्य लक्ष्य है। और जिसमें ना कि सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि इसमें SC, ST और OBC के लोगों को शामिल किया है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ SC, ST और OBC के लिए नहीं है, इसमें जनरल कास्ट का भी बखूबी से ध्यान रखा गया है। आप मुझे बताएं कि जो डिसेबिलिटी के लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, क्या सिर्फ SC के अंदर होते हैं, क्या सिर्फ BC के अंदर होते हैं? डिसेबिलिटी हर जगह पाई जाती है। डिसेबिलिटी के लोग जनरल में भी होंगे, आपके SC समाज में भी मिलेंगे, माइनॉरिटी में भी होते हैं, और हमारे BC समाज में भी। इस पृथ्वी पर ऐसा अगर हम जाति पाति के बात पर भेदभाव करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश फिर तरक्की की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर जाएगा। सम्मानित साथियों, इसमें मैं आपको संक्षिप्त में अगर बात बताऊं तो इसमें जो प्रयोज्यता और प्रारंभता है उसके बारे में बात करूं। इन विनियम का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा संस्थानों में समता के समर्थन हेतु 2026 होगा। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, ना कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में। जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटी है, ये जो नियम होगा वो भारत की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू होगा। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई तिथि से प्रभावित होंगे। जिस दिन इसको लागू किया गया, जितनी तारीख से लागू किया था, उसी दिन से इसका प्रभाव हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? अब उसी उद्देश्य को समझना है कि ये बिल जो लेके आए हैं, जो कानून जो लेके आए हैं, यूजीसी जो में नया परिवर्तन जो किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता समावेश को संवर्धन देना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अब जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ SC, ST और OBC के लोगों के लिए किया गया है, तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मैं प्रेस बंधुओं को ये इसकी कॉपी भी दूंगा, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े, क्या सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या सिर्फ SC और ST के लोग हैं? कि जनरल के लोग भी ऐसे हैं जो आज भी गरीब हैं, जो शिक्षा से भी प्रभावित हैं, जो आज भी बड़े कमजोर वर्ग से हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाट हो, गुज्जर हो या राजपूत हो। हर धर्म में, हर जाति में एक गरीब व्यक्ति पाया जाता है। तो हम इसको सिर्फ SC और ST के पक्ष में नहीं कहेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आर्थिक रूप से कौन, जो 10% जो सरकार ने आरक्षण दिया था, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम जिसको बोलते हैं, EWS सरकार ने जो 6 बिरादरियों के थे, वो जनरल कास्ट के, वो EWS के लोगों का भी इसमें जिक्र किया गया। तो मेरे ख्याल से जो तुच्छ मानसिकता के लोग जो इस बिल को नहीं समझ पाए, या जो त्रुटि जो इसमें बता रहे हैं, उनको इस राजपत्र को गौर से पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद इसका प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन है, भारतीय संविधान में बोलने की आज़ादी देता है, भारतीय संविधान में कार्य करने की आज़ादी देता है, लेकिन हमें असंवैधानिक बोलने की और गैर कानूनी कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। साथियों,
मैं अब आपको बताऊं इसकी परिभाषाएं। इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 का है। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे पीड़ित व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामले में कोई शिकायत है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। और भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी के एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य है, चाहे वो स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। समता के अर्थ से सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता अवसर के मामलों में सभी हितधारकों के लिए समान अवसर का क्षेत्र है। समता समिति का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख द्वारा गठित समिति है। समता हेल्पलाइन का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा स्थापित संचालित एक समान अवसर केंद्र का अर्थ है, जो इसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसको हम समान अवसर की एक कमेटी है, उसमें उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा विनियमों के तहत स्थापित केंद्र है और इसमें संकाय सदस्यता भी है जिसका अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले विधेयक है। लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग है। शिकायत का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित है। और संस्थान का प्रमुख अर्थ विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति या सम विश्वविद्यालय जिसको हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पर प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। और उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर जो ये कमेटी बनेगी, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर जो कि संकाय सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी जो शिक्षक के अतिरिक्त होगा, जो टीचर्स के अलावा जो कर्मचारी होगा वो भी इसमें शामिल किया गया है। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक, जो इसमें समाज के भी जो नागरिकों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है। इसमें बीजेपी की पार्टी से वो सभी दलों के इसमें सदस्य शामिल थे। मैं बताना चाहूँगा इसमें जो मुख्य अध्यक्ष जो बनाया गया था श्री विकास रंजन भट्टाचार्य जी, और इसमें मुख्य अध्यक्ष इससे पहले मैं आपको बताऊं तो दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं वो इसमें इसके मुख्य अध्यक्ष थे जब ये कमेटी का गठन किया गया था। और उनके अलावा श्री विकास रंजन भट्टाचार्य जी, MS सुष्मिता देव जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार, श्रीमती सुनीता अजीत पवार, श्रीमती रेखा शर्मा, डॉक्टर भीम सिंह, श्री हरभजन सिंह, श्री घनश्याम तिवारी, श्री संगीता यादव, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर अगमंचा विमोल अकोजम, श्रीमती रचना बनर्जी, श्रीमती शुभोना बैन और श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्री जितेंद्र कुमार दौरे, प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़, अभिजीत गंगोपाध्याय, हेमंत जोशी, अमर श्राद्धो कालके, पलीपाला सियारेन खेरवाड़ और दियन करीबोस खोसे, संबित पात्रा जो कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है डॉक्टर संबित पात्रा, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और राजीव राय, जियाउर रहमान, करण भूषण सिंह, बांसुरी स्वराज, कामाख्या प्रसाद तासा और टी समथ्य अलियास, ऐसे ये पूरे 31 मेंबर थे। 31 मेंबरों ने एक कमेटी जो गठित की थी और गठित करने के बाद सर्व समिति से इस बिल को लाया गया था। खास करें कि ये किसी जाति या धर्म को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है। और इसमें अत्याचार किसी के भी ऊपर हो सकता है, SC के ऊपर भी अत्याचार हो सकता है, BC के ऊपर भी अत्याचार हो सकता है और जनरल बच्चे के साथ भी अत्याचार हो सकता है। तो उस अत्याचार को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चों में आपसी भेदभाव कम हो, लड़ाई झगड़े कम हो, एक डर हो, इसलिए ये बिल लाया गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये बिल आएगा
तो इसमें जनरल कास्ट के लोगों को पद इस जो कानून का दुरुपयोग होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून का कोई भी दुरुपयोग नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनको लाने से पहले ही दुर्भावना की गई थी। एक दहेज का केस है, कैसा होता था जब उस बिल को लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें होंगी। 302 का केस एक मर्डर का केस है, उसको भी सब बढ़ रहा है। जब आपने कोई मर्डर किया ही नहीं तो आप बताइए कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो सकता है? तो जो लड़ाई झगड़ा बच्चे करेगा नहीं कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? ये नकेल कसने के लिए बच्चे कोई गलत दिशा की ओर ना जाए, लड़ाई झगड़े कम हो। और आपको बता दूं कि बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिनमें जाति देखकर पेपर चेक किए जाते हैं, बच्चों को फेल किया जाता है, बच्चों को कैटेगरी देखकर उनको जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको बाहर भी कर दिया जाता है। जब एडमिशन की बात आती है तो एडमिशन भी नहीं लिया जाता। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए आज ये यूजीसी बिल लाया गया है। और अगर आप पत्रकार बंधु कोई इसमें कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उचित समझूंगा।